नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो दिन भर में रहती हैं सुर्खियां। चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, मुंबई, रायपुर, ये खबरें, इन खबरों की पड़ताल होगी इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान। जी हां, चंडीगढ़ में देखिए किसानों का हल्ला बोल है, लेकिन ऐसे में जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर विपक्षी हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने कहा है कि जो सेशन बुलाया गया है उसकी अवधि बढ़ाई जाए, 7 दिन का कम से कम सेशन किया जाए, जिसमें और भी तमाम मुद्दों को रखा जा सके। इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने मुलाकात भी की है विधानसभा अध्यक्ष से और कहा है कि सीधे तौर पर इस सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। देहरादून की अगर बात की जाए तो स्कूल खोलने की तैयारी है सरकार की, लेकिन गुरुजी तैयार नहीं है, यानी कि अध्यापक तैयार नहीं है बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए। ये बड़ी खबर। और ऐसे में सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में स्कूल खुल पाएंगे, क्योंकि 2 नवंबर से स्कूल खुलने हैं और उसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन अब अभिभावकों के साथ साथ असमंजस की स्थिति गुरुजनों पर भी है, शिक्षकों पर भी है। शिक्षक पूरी तरह से बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ खड़े कर दिए गए हैं। भोपाल की अगर बात की जाए, यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जनता कह रही है कि विकास के मुद्दे तो खोसे गए हैं, क्योंकि प्रत्याशी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही यहां मशगूल होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो भारी बारिश हुई है उससे किसान भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, बर्बादी की कगार पर है किसान। मुख्यमंत्री ने मिलने की ठानी है, किसानों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की मुख्यमंत्री ने ठानी है। इसके साथ ही आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी अब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अपराधों का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब विपक्ष आक्रामक रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि एएनबी न्यूज ने पहले ही विपक्ष को जगाने का काम किया था कि आखिरकार विपक्ष जो है क्यों जगता नजर नहीं आ रहा। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक, हर एक मोर्चे पर अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और यह कहना गलत नहीं कि अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। ऐसे में एएनबी न्यूज ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और लगातार मुहिम चलाई कि विपक्ष आखिर सड़क पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, मोर्चा संभालती नजर आई है, हुंकार भरी गई है। ऐलान किया गया है कि अब सरकार को घेरने के लिए जय स्तंभ चौक पर सीधा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कूच करेंगे। तो ये बड़ी खबरें, इन बड़ी खबरों की पड़ताल होगी राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर आपको बता दें कि घमासान लगातार जारी है और पंजाब सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर आपको यह बता दें कि इसके सत्र के बुलाने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी अब विधानसभा अध्यक्ष से मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने 7 दिन का सेशन बुलाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए और कार्रवाई लाइव हो, जो भी सदन में कार्रवाई की जाएगी उसका लाइव प्रसारण किया जाए। विधानसभा में पेश किए जाने बिलों की कॉपी विपक्ष को दी जाए। हालांकि स्पीकर ने कहा है कि इन मांगों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा कि कृषि कानूनों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो प्रदेश में मुंहबाहे खड़े हैं। ऐसे में उनको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए और कृषि कानूनों के साथ साथ उन पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसलिए सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। तो कृषि कानूनों को लेकर मचे बीच में घमासान को लेकर आपको बता दें कि पंजाब सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लामबंद होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर मुलाकात की गई है विधानसभा अध्यक्ष से। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने 7 दिन का सेशन बुलाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि कार्रवाई को लाइव किया जाए। सीधा लिए चलेंगे चंडीगढ़। हमारे सहयोगी विनीत कपूर इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, एक और जहां पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं उसके लिहाज से, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बाकी अन्य मुद्दे कहां जाएंगे, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, यानी कि 7 दिन की अवधि होनी चाहिए सेशन की। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष यही मांग करता नजर आ रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसकी अवधि में इजाफा किया जाए ताकि बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती हुई नजर आए। सीधे तौर पर इसी मांग को लेकर कल देर शाम जो आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल है वो पंजाब के स्पीकर से भी मिला है। स्पीकर से मिलकर उन्होंने सीधे तौर पर यही मांग की है कि इस सेशन की कार्रवाई को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा
वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो लाइव होनी चाहिए, उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि पंजाब वासियों को भी पता लग सके कि सरकार की तरफ से जो केंद्रीय कानून है उनको लेकर क्या कुछ कदम विधानसभा के अंदर उठाया गया है और किस तरह की भूमिका रही है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो एक्ट सरकार इस सेशन के अंदर पेश करने वाली है उस एक्ट की कॉपियां पहले ही विपक्ष को दी जाएं, ताकि विपक्ष उन एक्टों को पढ़कर उन पर चर्चा के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो सके। तो ऐसे में ये 3 मांगे की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन आज 11 बजे से सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सेशन की अवधि तय की जाएगी कि कितने दिन का ये सेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो सेशन का बिजनेस है उसको इस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि क्या कुछ बिजनेस रहने वाला है। हालांकि ये जो सेशन है ये सीधे तौर पर किसानी के मसले पर है, किसान कानूनों के मसले पर है, तो इसमें लाजमी सी बात है कि केवल किसान कानूनों के मसले पर ही चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पंजाब की कैप्टन सरकार जो है वो इन कानूनों के विरोध में एक एक्ट जो है वो पंजाब में पास करना चाहती है। तो उस एक्ट का ड्राफ्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। आज सेशन की कार्रवाई में कहीं ना कहीं वही ड्राफ्ट जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद सर्वसहमति से उसको मंजूरी देकर एक्ट में तब्दील करने का काम जो है वो कैप्टन सरकार करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आज का अहम दिन रहने वाला है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या शिरोमणि अकाली दल की बात करें, स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्य कई मुद्दों को लेकर, चाहे उसमें एससी स्कॉलरशिप घोटाले की मांग करें बात करें या फिर अन्य मसलों की बात करें, उसको लेकर वो सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का जमकर प्रयास करते नजर आएंगे। और पूरी तरह से ये जो सेशन है ये कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने के आसार हैं। जी, सरकार की मंशा क्या है विनीत? सरकार क्या चाहती है, कितने दिन का ये सेशन होना चाहिए? क्योंकि सीधे तौर पर किसान कानूनों को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी और आज उसका आगाज भी हो रहा है। तो ऐसे में हालांकि बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये तय हो जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा रही होगी, जाहिर तौर पर विपक्ष चाहता है 7 दिन का सेशन हो ताकि अन्य मुद्दों को भी उठाया जाए। ऐसे में सरकार सीधे तौर पर सिर्फ कृषि कानूनों की आड़ में ही इस सेशन को समाप्त करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट है, लेकिन कल जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने विधायकों के साथ सीएलपी की एक बैठक ली थी और उस बैठक में कहीं ना कहीं ये सर्वसहमति से फैसला लेते हुए सभी के सभी विधायक और मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे कि कम से कम सेशन की अवधि जो है वो 2 दिन की जाए। तो ऐसे में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फैसला लिया जा सकता है कि सेशन की अवधि जो है उसको 2 दिन का किया जाए, 1 दिन का ना रहने दिया जाए। तो आज उस पर जरूर सहमति बनती नजर आ सकती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज कृषि कानूनों की आड़ में अन्य मुद्दों से सरकार जो है वो जरूर अपना पल्ला छुड़वाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें जिस ढंग से पंजाब के अंदर कई बड़े मसले हैं, पिछले दिनों पंजाब के अंदर जिस तरह से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, तो ये एक बड़ा मसला है कि उन शराब तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई की गई, इसका जवाब सरकार को सदन के अंदर विपक्ष को देना पड़ता। इसके अलावा ऐसी स्कॉलरशिप घोटाले की बात करें तो उसमें अधिकारियों की कमेटी की तरफ से जिस तरह से साधु सिंह धर्मसो जो कि संबंधित कैबिनेट मंत्री हैं उनको क्लीन चिट दी गई है, तो ये मसला भी सदन के अंदर उठ सकता था कि आखिर किस बिहाफ पर क्लीन चिट दी गई है। और इसमें जो 7 करोड़ के गबन की बात निकलकर सामने आई है, तो किन अधिकारियों की तरफ से ये 7 करोड़ का गबन किया गया, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई है, ये मुद्दा भी यहाँ पर उठता हुआ नजर आ सकता था। इसके अलावा भी और मसले थे। साथ साथ अगर 2017 के एपीएमसी एक्ट की बात करें जो कैप्टन सरकार ने पास किया था, उस मसले पर भी जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की मंशा से सेशन के अंदर उतरता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन हाँ सरकार की मंशा साफ है कि केवल इन्हीं कानूनों पर चर्चा हो, केवल इन्हीं कानूनों को पंजाब में किस ढंग से लागू नहीं करना, इसको लेकर एक्ट पास किया जाए और उसके बाद सेशन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। जी, लेकिन ऐसे में विपक्ष के सामने तो संकट की स्थिति खड़ी हो गई विनीत, क्योंकि अगर विपक्ष ये कहता है कि कृषि कानूनों का हम समर्थन करते हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आप एक्ट लेकर आ रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो, ऐसे में गहमा गहमी और सीधे तौर पर गर्माहट तो देखने को मिलेगी सदन में। लेकिन अगर यहाँ इसमें अड़चन डालने की कोशिश की जाती है तो सीधे तौर पर विपक्ष को विरोधी बताया जाएगा कि किसान विरोधी हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि पंजाब के किसानों के हक में कोई फैसला आए। और दूसरी तरफ अगर बात नहीं होती है तो विपक्ष तो सिर्फ खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। सीधे तौर पर किसान कानूनों एक्ट को लेकर चर्चा होगी, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी।
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर सुनील, यही विपक्ष के लिए एक बड़ी संकट का विषय है कि वो अगर इन कानूनों के समय में, जिस समय इन कानूनों के ऊपर चर्चा हो रही है, इन कानूनों को लागू ना करने को लेकर एक्ट विधानसभा में पास किया जा रहा है और विपक्ष अन्य मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का प्रयास करता है, तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी नेता होंगे वो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाकर ये कहने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अभी भी बीजेपी के हाथों में खेलती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने इन एक्टों को पास करने को लेकर सदन के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार है, उसको समर्थन नहीं दिया। तो ऐसे में ज़रूर जब इन कानूनों पर चर्चा हो रही होगी या फिर इन कानूनों को पंजाब में लागू ना करने को लेकर एक्ट पास किया जा रहा होगा, तो उस समय विपक्ष जो है वो शांतिपूर्वक एक्ट को सुनता हुआ नजर आएगा और उसका समर्थन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जैसे ही एक्ट पास हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। हालांकि सेशन की कार्रवाई की शुरुआत जो बता रहे हैं वो भी हंगामेदार रहने के औसार है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जो है वो सेशन के बाहर ही होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में मीडिया की एंट्री विधानसभा परिसर के अंदर नहीं है, बल्कि विधानसभा से कुछ ही दूरी पर बने पंजाब भवन को विधानसभा का पार्ट मान लिया गया है। तो ऐसे में मीडिया की एंट्री जो है वो फिलहाल पंजाब भवन तक सीमित रहेगी। तो वहीं पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना विरोध जताती हुई नजर आएंगी पंजाब भवन के बाहर। पिछली बार भी धरने प्रदर्शन होते हुए नजर आए थे, इस बार भी धरने प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ एबीवीपी की बात करें, छात्र संघ है, वो भी आज एक प्रॉपर रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है कि किस ढंग से सरकार को घेरना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी पंजाब भवन के बाहर एकजुट होंगे और कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेंगे। यानी रणनीति विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से बना ली गई है। उसी रणनीति के तहत विपक्ष जो है वो सेशन में पहुंचने का काम करेगा और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से घेरता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष की मांगे हैं वो नाजायज भी नहीं नजर आती हैं विनीत, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये जो कार्रवाई है सदन की, एक तो वो लाइव होनी चाहिए, सीधा प्रसारण होना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनको समझ में आए कि आखिर किस तरह से इस कानून को लेकर क्या क्या सरकार की मंशा रही है और किस तरह का एक्ट है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि एक्ट की कॉपी विपक्ष को दी जाए, तो इसमें सीधे तौर पर किसी तरह का गतिरोध तो नहीं होना चाहिए, अवरोध नहीं होना चाहिए सरकार को। बिल्कुल देखिए, कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और जब भी कोई अहम एक्ट होता है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, तो उसको लेकर विधानसभा में जब भी कोई बिल पेश करने वाली होती है सरकार, तो उसकी कॉपियां पहले ही विपक्ष को प्रोवाइड करवा दी जाती हैं कि विपक्ष उस पर अच्छी तरह से मंथन कर ले और उसके बाद सदन में पहुंचे, उस पर चर्चा हो, ताकि सार्थक चर्चा के साथ उस बिल को पास किया जा सके। तो ऐसे में पंजाब के लिए एक बड़ा एक्ट जो है वो सेशन के अंदर आता हुआ नजर आएगा। खेती कानून जो केंद्र की तरफ से बनाए गए हैं उनके विरोध में ये एक्ट जो है वो पंजाब में आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में इसके पहलू क्या हैं, किस ग्राउंड पर पंजाब जो है वो केंद्रीय खेती कानूनों को पंजाब में लागू होने से रोक सकता है, ये सभी बातों पर चर्चा आज होनी थी। और उससे पहले ही अगर विपक्ष को ये कॉपियां मिल जाती तो शायद विपक्ष इस बात को मुद्दा ना बनाता। हालांकि पंजाब विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राणा केपी, जब उनसे भी बातचीत की गई तो वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार की ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि विपक्ष को जो एक्ट है उसकी कॉपियां प्रोवाइड करवाने का काम करे। लेकिन कल अमूमन जितने भी कांग्रेसी विधायकों से बातचीत हुई वो यही कहते हुए नजर आए कि फिलहाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उन कानूनों का, उन एक्ट्स का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करने में जुटी हुई है। माहिरों से सलाह ली जा रही है और एक्ट जल्द ही तैयार हो जाएगा। जैसे ही एक्ट का ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसकी कॉपियां जो हैं वो विपक्ष को दे दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा विषय है कि आज किस तरह का एक्ट जो है वो विधानसभा के अंदर आने वाला है, क्योंकि विरोधी इस एक्ट को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कल शिरोमणि अकाली दल के विधायक जिस तरह से देर रात उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से हिदायतें नहीं आई हैं कि आप किस तरह का एक्ट लेकर आओ, क्योंकि अगर सरकार को अपनी आला कमान की तरफ से हिदायतें आती तो ये एक्ट कब का तैयार हो जाता। क्योंकि एक्ट बनाने में क्या है कि किसान इस वक्त जो मांग कर रहे हैं उसी के अनुरूप एक्ट बनना चाहिए, तो उसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन पार्टी आला कमान को खुश करना भी कहीं ना कहीं सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस तरह के तंज जो है वो शिरोमणि अकाली दल के विधायक कल कांग्रेस पर कसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आज सेशन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी तो उस समय विपक्ष का जो स्वरूप है वो किस तरह का देखने को मिलेगा और किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी, और ये सीधे तौर पर चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें रही हों विनीत,
सीधे तौर पर हर किसी की मंशा यही होती है कि बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चा ना हो, जो ज्वलनशील मुद्दा है उस पर चर्चा हो और उसमें हम अपने फेवर में, अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी करें। विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा करे, लेकिन उसकी सुनवाई सीधे तौर पर आजकल सदनों में नहीं हो रही है, चाहे फिर वो दिल्ली की सदन की बात हो या फिर बाकी अन्य राज्यों के सदन की बात हो। विपक्ष जो अपनी आवाज़ उठाता है तो सीधे तौर पर बोलती बंद कर दी जाती है और अपने हिसाब से चीज़ें करते हुए आगे बढ़ने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस अब दिल्ली में चाहे हंगामा करे या फिर पंजाब में ये स्थिति है, कथनी और करनी में किसी के फर्क नजर नहीं आता। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, उत्तराखंड की बात होगी। जी हां, प्रदेश में अगले महीने से स्कूल खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है और इन तैयारियों के बीच आपको ये बता दें कि प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन अभिभावकों के साथ साथ अब गुरुजन जो शिक्षक हैं उनके मन पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चों की जिम्मेदारी वह पूर्ण रूप से निभा पाएंगे। प्रदेश में अगले महीने से स्कूल खोलने की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन मानसिक तौर पर इसके लिए कोई तैयार दिखता नजर नहीं आ रहा। ज़्यादातर अभिभावक जो है वो पहले से ही स्कूल न खोलने के पक्ष में है। उधर निजी स्कूलों के बाद अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने भी छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने की तैयारी है। स्कूल खुलने से पहले सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की कोरोना जांच करवाने की मांग उठाना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के डिमरी का कहना है कि सरकार को अपने खर्च पर सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्कूल में एंट्री दी जानी चाहिए। डिमरी ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी उपाय अपनाने के बाद भी संक्रमण से बचा जा सके। हो सकता है कि एक बार कोरोना जांच नेगेटिव आने के कुछ दिन के भीतर संक्रमित बच्चे हो जाएं। ऐसे में स्कूलों में समय समय पर पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया है कि शिक्षक केवल अपनी जिम्मेदारी पर छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने के पक्ष में नहीं है। तो सरकार ने सीधे तौर पर शिक्षकों के हवाले छोड़ दी है बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन शिक्षक तैयार नहीं है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी शिक्षकों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बच्चों की कोरोना जांच की जाए और समय समय पर जल्द से जल्द बच्चों के लिए स्कूलों में व्यवस्थित चीज़ें की जाएं, ताकि अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो उस पर नियंत्रित पाया जा सके। प्रतीक हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, ऐसे में तो सीधे तौर पर असमंजस की स्थिति है और सवाल ये भी है क्या स्कूल खुल पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि प्राइवेट के साथ साथ सरकारी शिक्षकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल सुनील, 15 अक्टूबर को स्कूल खुलने थे, जिसको लेके कैबिनेट की बैठक एक हुई थी। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध अब दिखता नजर आ रहा है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं के डिमरी, उनका साफ तौर पर कहना है जो भी 10वीं और 12वीं के जो छात्र आएंगे उनका कोरोना टेस्ट सरकारी खर्चे पर किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों को देना कहीं ना कहीं ये गलत ठहराते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो शिक्षक कर्मचारी हैं उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर जताना शुरू कर दिया है। साथ ही जो अभिभावक हैं, अभिभावकों से जो फीडबैक ली गई थी और जो शिक्षकों से फीडबैक ली गई थी प्रदेश में, तो तकरीबन 50% हामी भरी गई थी, लेकिन 50% अभी जो मना करते साफ तौर पर देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है पूरी जिम्मेदारी अगर शिक्षकों पे देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण और भी फैल सकता है। कितनी जिम्मेदारियां शिक्षक देखेंगे। फिलहाल अभी एसओपी सरकार की तरफ से कहा गया कि एसओपी जारी होनी है। केंद्रीय विद्यालय हैं जो 43 केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में हैं, उनको अपनी अपनी एसओपी जारी करनी है, क्योंकि उपायुक्त हैं जो संभागीय मीनाक्षी जैन, उनका साफ तौर पर कहना है जो 43 केंद्रीय विद्यालय उनको अपनी एसओपी खुद जारी करनी होगी। फिलहाल विरोध लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना यह कि 2 नवंबर को किस तरीके से स्कूल खुलने वाले हैं। जी प्रतीक, देखिए सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके भविष्य को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में शिक्षकों को तमाम सारे कार्यों में उलझा दिया जाता है, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में। जनगणना उनसे करा दी जाती है, पोलियो का टीका वो शिक्षक जो है जाते हैं लगाने के लिए आंगनबाड़ी मितानिनों के साथ साथ। तो ऐसे में शिक्षक जो है अगर अन्य कामों में व्यस्त रहेगा, अब उनके ऊपर यह भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि बच्चों की सारे तमाम जो कोविड के नियमों की पालन है, अनुपालन है, वो शिक्षक करेंगे। अब शिक्षक अगर पढ़ाएगा या फिर बाकी अन्य कामों को करेगा, ये भी तो एक दुविधा वाली बात है शिक्षकों के लिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनील देखना इसमें ये कि जिस तरीके से शिक्षकों को और जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तमाम तरह की अगर चुनाव नजदीक होते हैं तो चुनाव में ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, हम्म। तमाम सारी जो जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे में छात्रों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक मांग उठी है कि शिक्षकों को सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी जाए कि छात्रों को पढ़ाया जाए। फिलहाल जो 2 नवंबर से स्कूल खुलने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भी चिंताएं जाहिर सी बात है कि उनकी भी चिंताएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं सरकारी खर्चे पर किया जाना चाहिए। साथ ही हम्म। जो क्योंकि संक्रमण लगातार जो फैल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सिम्टम्स भी सामने दिखते नजर नहीं आते। हम्म। जिसके साथ कोरोना टेस्ट होगा, जिसके बाद उनको समय समय पर टेस्ट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो हम्म। ऐसी जो गाइडलाइंस है उसका पालन सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार करते जा रहे हैं। क्योंकि के डिमरी का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षक भी कहीं ना कहीं इसमें कहीं अगर कोरोना संक्रमण पाए जाते हैं तो ये काफी बड़ी चिंता शिक्षक संघ के कर्मचारियों के ऊपर दिखती नजर आएगी। तो फिलहाल विरोध अब दिखता नजर आ रहा है। 2 प्रतीक, नवंबर से ये स्कूल ये खुलने हैं, स्पष्ट करें एसओपी जरा। जारी होनी है। जी प्रतीक, ये स्पष्ट करें कि जो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे सरकारी विद्यालयों में, क्या उनकी कोरोना जांच अभिभावकों उनके परिवारीजनों को करानी है, या फिर इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वो उनकी जांच कराकर स्कूलों में उन्हें अंदर जाने देगी? बिल्कुल सुनील, इसी बात की मांग उठाई जा रही है कि जो छात्र छात्राएं हैं कि वो उनकी उनकी जो भी कोरोना की जांच हो वो सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। अभिभावक भी इस पर लगातार अब सवाल खड़े करते दिख रहे हैं और साथ ही शिक्षक संघ के लोग भी सवाल ये खड़े करते हुए दिख रहे हैं कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सरकार अभी इससे पल्ला झाड़ते हुए दिख रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कोरोना जो जांच है वो कहीं ना कहीं अभिभावक को ही कराना होगा। तो फिलहाल इस पर लेकर कहीं ना प्रतीक, कहीं तनातनी हुई अभिभावक बची हुई है। अगर इतना ही सक्षम होता, इतना ही धनाढ्य होता, तो वो सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों भेजता? सबसे महत्वपूर्ण तो ये, जिस अभिभावक के पास बच्चे की ड्रेस, किताब और मध्याह्न भोजन तक की व्यवस्था ना होती हो, जो लोग गरीब तबके का व्यक्ति जो अपने बच्चों को भविष्य बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं के हवाले करता है, वो कहाँ कहाँ से 1500 रुपए की, अगर उसके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो 3000 रुपए तो उसकी जांच के ही हो गए उन दोनों बच्चों के। कहां से वो व्यवस्थाएं करेगा? त्योहार का सीजन है, ऐसे में 2 जून की रोटी के लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ रही है आम आदमी को। आखिर सरकार ने इस तरह की ये बेशर्मी वाली चादर क्यों ओढ़ रखी है? इन नौनिहालों की व्यवस्थाओं के लिए क्या परिवारीजन व्यवस्थाएं करेंगे क्या वो? अब कोरोना जांच के लिए भी उन्हें जमीन बेचनी पड़ेगी, घर बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनील, बड़ी लापरवाही देखने को कोरोना काल में देखने को मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर सवाल खड़ा करता हुआ दिख रहा है। विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। कोरोना काल में जो स्थितियां प्रदेश में हुई हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। फिलहाल जो 2 नवंबर से स्कूल खुलने हैं, ऐसे में एक जिम्मेदारी अभिभावकों पर सौंप दी है कि वो कोरोना की जांच कराएं। ऐसे में कोरोना की किस तरीके की जांच कराएं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी माली हालत किस तरह की होगी जो सरकारी विद्यालयों में वो पढ़ा रहे हैं, निजी विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे। तो माना जा सकता है सरकार को इसकी जिम्मेदारी के साथ साथ कोरोना की रिपोर्ट खुद सरकार को करानी होगी। इसकी जिम्मेदारी और सरकार बीजेपी की है प्रतीक, ऐसे में बीजेपी का एक भव्य कार्यालय तैयार होने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी इस बारे में सरकार को नहीं चेता रही है, नहीं कह रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि नहीं नहीं, पहले इन बच्चों नौनिहालों के भविष्य की चिंता की जाए, ये दफ्तर तो बाद में भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर यहाँ जहां पर करोड़ों की लागत से बीजेपी का भव्य कार्यालय का शुभारंभ किया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उसका शुभारंभ करते हैं, तो वहीं अगर विद्यालयों की अगर हम बात करें तो जर्जर की स्थितियां में विद्यालय देखने को मिलते हैं। अस्पतालों की स्थितियां यहाँ पर क्या है, ये कहीं कोई छुपी बात नहीं है। लगातार जो कोरोना काल में जो स्थितियां सामने आई है वो कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाती हुई नजर आ रही है। सरकार की कितनी गंभीरता देखने को मिली है। फिलहाल सरकार तमाम तरह की जो वादे कर रही है और ऐसे में चुनावी घोषणा को लेकर ये कहती नजर आ रही है कि विद्यालयों में क्या व्यवस्थाएं हमने की हैं या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं प्रदेश में वो उसको की है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखता नजर आ रहा है पढ़ाई को लेकर कितनी गंभीर सरकार दिखती नजर आ रही है। जहां पर 15 अक्टूबर को स्कूल खुलने थे, तमाम तरह की एसओपी जारी होनी थी, उसके बाद फिर उसको 2 नवंबर को टाल दिया गया। 2 नवंबर के बाद अब केंद्रीय विद्यालय है, जो सरकार के जो केंद्रीय विद्यालय, उनको एक एसओपी जारी करनी है। एसओपी को के तहत कहा जा सकता है कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि एसओपी वो खुद जारी करें। तो तमाम तरह की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं सरकार उससे पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव को लेकर जो अभिभावक और शिक्षक संघ सवाल उठा रहे हैं उस पर अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, अब इसमें ये देखना होगा सुनील। प्रतीक, अगर ऐसे ही हालात रहे तो कटघरे में खड़ी है सरकार सीधे तौर पर।
और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे रही है, क्योंकि जहां आप बाकी तमाम व्यवस्थाओं के लिए योजनाएं परियोजनाएं चला रहे हैं, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि नौनिहालों को अगर आपको इस कोरोना महामारी के बीच स्कूलों में भेजना है तो व्यवस्थाओं को आपको सुनिश्चित करना होगा, आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। परिवार तो सीधे तौर पर मना कर चुके हैं कि रहने दीजिए, मत खोलिए स्कूल। उन्हें उनके बच्चों की फिक्र है। अगर कोई अव्यवस्था का शिकार हो गया कोई बच्चा तो पूरा परिवार संक्रमित होगा, न जाने किस किस की जान पर बन आएगी। बिल्कुल सुनील, शिक्षक संघ के साथ जो निजी स्कूल के प्रबंधक हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम तरह की जो एक फीडबैक जिला अधिकारियों और प्रबंधकों और अभिभावकों से लिया गया था, उसमें 50% खुलने की बात की गई थी। 50% लोग अभी मनाही करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि संक्रमण लगातार सुनील फैलता नजर आ रहा है। 5.0 की जिस तरीके से गाइडलाइंस है उसमें आवाजाही लोगों की साफ तौर पर देखने को मिली। तमाम तरह की जो पर्यटक स्थल है वहां पर भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो अभी दावे नहीं देखते नजर आ रहे। ऐसे में विद्यालयों में जो 12वीं और 10वीं और 12वीं के जो छात्र पहुंचेंगे, संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं उन पर भी बढ़ता मंडराता नजर आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जो एसओपी जारी होनी है, एसओपी में ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस का पालन या फिर थर्मल स्कैनिंग और या फिर कहा जा सकता है मास्क का प्रयोग की बात एसओपी में सामने नजर आती हुई देखेगी। लेकिन ये क्या कुछ इंतजाम काफी रहने वाले हैं कि इससे बचाव हो सकता है? क्योंकि शिक्षक संघ का साफ तौर पर कहना है कोविड-19 की अगर जांच की जाएगी, उसके बाद समय समय पर अगर जांच की जाएगी तो ये खतरा कहीं ना कहीं टलता नजर आएगा। लेकिन सरकार इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है 2 नवंबर को पता चलना है। फिलहाल अभी तमाम जो बैठकें होंगी इस पर निर्णय लिए जाने हैं अभी फिलहाल। जी, बाकी राज्यों से भी सीखना होगा उत्तराखंड को। बाकी राज्यों में इस तरह के आलम नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं। वहां तो सरकारें खुद जिम्मेदारी उठाते हुए तमाम सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं कोरोना महामारी के बीच। उत्तराखंड सरकार के अगर इस तरह के रवैये रहेंगे तो उत्तराखंड का जनमानस उत्तराखंड की सरकार को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रतीक। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसमें
ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम की सीट को लेकर भी लगातार जद्दोजहद जारी है, कशमकश जारी है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है और क्षेत्र में जहां पर जनता विकास के मुद्दे पर पिछड़ी नजर आई है, तो वहीं दबंगई का माहौल भी यहां पर देखने को मिल रहा है। कई योजनाओं का लाभ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी वोट बैंक और क्षेत्रीय आधार पर देखा गया, तो वहीं भीतरघात जैसी कई बड़ी समस्याएं और चुनौती भी नजर आ रही हैं। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो गोपनीय ढंग से सामने आ रहे हैं। प्रचार प्रसार की कड़ी में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश चंद्र करवार ने जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच कई मुद्दे रखे और इसी कड़ी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप के साथ क्षेत्रीय विकास की बात कही है। उधर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस के भीतरघात गद्दार जैसे सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट पर चुनाव है, जनता भी अपनी बात कह रही है, जनता भी अपना रिएक्शन दे रही है, बता रही है कि देखिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रत्याशी फंसे हुए हैं, जबकि विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसे में एमपी अजब है, सियासत सबसे गजब है। कम से कम मुझे ना ही शिवराज सिंह चौहान से भी कोई बेनिफिट मिला है और ना ही मुझे पीएम की तरफ से कोई बेनिफिट मिला है। जो बेनिफिट मिलता है वो साले बड़े बड़े लोग खा जाते हैं। हम आज भी फुटपाथी वाले काम कर रहे हैं और कहते रहेंगे। अगर फुटपाथ पे ही कहते हैं तो लोग बड़े बड़े वाले जो पूंजीपति होते हैं वो तुरंत ही धक्का दे के चले जाते हैं। देखो भाई साहब, मेरे को तो इस समय पब्लिक के लिए या किसी के लिए भी मैं तो यही सजेशन करूंगा कि सरकार नीचे से लेके पूरा सिस्टम ऊपर तक होता है। ऊपर से सिस्टम चल रहा है तो इस चुनाव में भी हमको बीजेपी को ही प्राथमिकता देनी है, जिससे जितने भी काम चल रहे हैं। अब आदमी तो कह देता है कि ऐसा ये सरकार या वो सरकार। जब एक सरकार बनती है तो वो कितनी मेहनत से और कितने लोगों के समर्थन के बाद एक सरकार बनती है। चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता के जनादेश का अपमान किया है। खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से जनमत जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश का अपमान किया। कुछ षड्यंत्र करके कुछ सत्ता लोगों ने कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को गिरा दिया, जनता का जनादेश का अपमान किया, जनता के विश्वास का विश्वासघात किया। जनता इसका हिसाब लेने को तैयार है। इस बार आदर बैठी है जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, पैसे की खातिर अब जनता का वोट जो दिया हुआ वोट है उसको बेचने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन्होंने जो जनता ने 2 वर्ष पूर्व वोट की दम पर बनाई थी उसको नोट की दम पर गिराने का जो काम किया है उसको जनता सबक से। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एमपी अजब है, सियासत सबसे गजब है, स्थिति तो फिलहाल यही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक के बाद एक लगातार जुबानी जंग चल रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से चंबल संभाग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों के यहाँ लगातार दौरे हैं और एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। लेकिन हम दूसरी ओर बात करें सुनील जी, तो यहाँ पर जनता की हम बात करें तो जनता का सीधे तौर पर मानना है और सूत्रों की माने तो यहाँ पर बीजेपी में जैसे कई चीजें सामने आई हैं और दूसरी ओर जनता विकास के मुद्दे से कहीं ना कहीं दूर नजर आती है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही हम पार्टी कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भले भरपूर तरीके से यहाँ देखने में यह आता है कि उनके लिए सारी सुविधाएं मिलती है और यहाँ भेदभाव की दृष्टि देखी गई है। चंबल क्षेत्र में जहाँ पर अगर देखने में ये आता है कि जातिगत समीकरण बनते हैं और विकास की चीजें दूर होती है, तो वहीं पर अगर कोई क्षेत्र या वार्ड यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का होता है तो वहां पर विकास जरूर पिछड़ा नजर आता है अगर दूसरी अपोजिट पार्टी की यहाँ सत्ता होती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस विधायकों का कहना है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ और उसकी वजह यहाँ के विकास मुद्दे अहम रहे हैं और दूसरी ओर अगर देखें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी माने तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग हैं वो गद्दार हैं और धोखेबाज लोग हैं। उनकी परिभाषा को देखते हुए हम देखें तो
यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले प्रत्याशी जो बीजेपी से वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ नई व्यवस्थाओं के तहत उनके ऊपरी तौर पर जरूर लोग यहाँ साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी ग्वालियर पूर्व और बीजेपी के हैं पश्चिम जो की अगर बात की जाए शैलेंद्र, तो क्या बड़ी समस्या है वहां की लोगों की? क्या किस बड़ी मुसीबत से वो लोग जूझ रहे हैं? हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है इन सीटों को फिर से अपने खेमे में ले जाना, लेकिन बड़ी समस्याएं क्या है लोगों की? सुनील जी, अगर ग्वालियर पूर्व पश्चिम की हम बात करें तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती होगी। अब वो दौर नहीं रह गया, डिजिटल दौर है। यहाँ पर जरूर बीजेपी का जनसैलाब देखने में आता है और जब भी रैली इनकी महासभा होती है तो काफी बड़ा यहाँ पर कुनबा काम करता है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ साथ। अगर लोकल के लोगों की बात करें तो वो जरूर पोस्ट नजर आती है जनता, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनसैलाब का समूह जरूर यहाँ देखने में आ रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आई। सुनील जी, शैलेंद्र, देखिए उपचुनाव जहां पर भी होते हैं किसी भी राज्य में और जो सरकारें होती हैं उनके नाक का सवाल होता है। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन सत्ता पक्ष के हाथ से अगर कोई सीट निकल जाती है तो सीधे तौर पर सरकार की नाकामी को दर्शाती है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं ग्वालियर पूर्व और पश्चिम में तो पूरी तरह से बीजेपी ने डेरा डाल दिया है, महाराज भी खुद साथ में है, तो चुनौती बड़ी क्या मानते हैं? क्या भीतरघात को चुनौती मानते हैं? क्या लगता है कि अपनों से ही खतरा है बीजेपी को? कह सकता हूँ, और तमाम लोग कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी जानकारी भी हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की तो उनका अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं अपोजिट में उनको भी लगता है कि उनकी जो उनकी क्षेत्रीय जो रसूख है वो कहीं ना कहीं खोता नजर आएगा। क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक यहाँ बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती यह होगी कि पूर्व के जमे हुए जो लोग हैं बीजेपी में के काफी कद्दावर पदाधिकारी जो हुआ करते थे क्षेत्र में, उनकी पृष्ठभूमि अब कहीं ना कहीं खोती नजर आती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चूंकि यहाँ की क्षेत्रीय जनता, चंबल की हम बात करें तो यहाँ की जनता केवल स्वाभिमान पसंद करती है और विकास को पसंद करती है, लेकिन विकास की जो चीजें हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विकास होता है, पदाधिकारियों का विकास होता है, लेकिन जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित होने के चलते यहाँ पर तमाम असुविधा की मार और जनता ठगाई महसूस कर रही है कोई भी पार्टी में। चंबल संभाग के साथ साथ ग्वालियर का जो गढ़ है और ऐसे में यहाँ पर कई मायने अहम हो जाते हैं यहाँ के चुनाव को लेकर। शैलेंद्र, यहाँ अहम की लड़ाई होती है, यहाँ जातिवाद समीकरण को देखा जाता है, यहाँ प्रत्याशी ये देखा जाता है कि वो किस जाति से है, वो तमाम सारे पहलू होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ वर्चस्व की जंग भी देखने को मिलती है। कई मामलों में तो खुद ये देखने को मिलता है कि जनता खुद विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती, वो सीधा ये देखती है कि किसके माथे पर टीका लगाना है, कौन अपना प्रत्याशी है जिसका दबदबा है, जिसका वर्चस्व है वहां। निश्चित ही सुनील जी, जातिगत समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियों ने क्षेत्रीय स्तर पे जो प्रत्याशी यहाँ खड़े किए हैं उनमें जातिगत समीकरण को सर्वोपरि रखा है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरह चुनाव लड़ती है, बीजेपी अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ती है, यहाँ प्रत्याशी विशेष नहीं होता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी विशेष होता है और वह चुनाव लड़ती है। और यहाँ एक और चीज जो सामने आती है कि सीधे तौर पे यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई जातिगत होती है और जातिगत समीकरण के तहत ही उन्हीं जाति का विकास होता है जो समर्थन देती है। लेकिन आज यह पहलू सामने आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जिस तरह जातिगत समीकरण फिलहाल किसका पलड़ा हावी नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है ग्वालियर पूर्व और पश्चिम में, बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्या कह रही है जनता? जो अंदर खाने की खबर है शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि जनता की नब्ज टटोलना बड़ा ही मुश्किल होता है और कैमरे के आगे कोई बोलना भी नहीं चाहता है, लेकिन विकास के मुद्दों पर जरूर ये जनता बोलती है। और लेकिन पार्टियों की हम बात करें तो दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं आक्रोशित जनता को यह सामने आता है कि उनके लिए ना बीजेपी अहम है ना ही कांग्रेस अहम है, उनके लिए अपनी सुविधाएं अहम है। जिस तरह से उनके विकास अवरुद्ध हो रहे हैं और गरीब तबके के लोगों के लिए केवल आज भी मार झेलनी पड़ रही है, तो वह उनके लिए बड़ी विषय होगी। और आज वह इस कोई भी स्टेटमेंट जारी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं वो उन पर कहीं ना कहीं हावी होंगे और उनके लिए जीवन पर्यंत यह मार झेलनी पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज तो एक हो गए, इन्होंने तो अपनी व्यवस्थाओं को देख लिया और आज वो जनता के बीच में एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। लेकिन अब जनता यहाँ पर किस तरह से किन प्रत्याशियों पर भरोसा करेगी, किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि ये जनता है
जनता जनार्दन है, ये सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता ही राजा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने के साथ साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव करेगी। और आपको यह बता दें कि इसके पहले एएनवी न्यूज लगातार क्राइम के ग्राफ को लेकर सरकार को आईना दिखाता रहा। विपक्ष को हमने आईना दिखाया, विपक्ष को हमने जगाने का काम किया कि विपक्ष आखिर सड़क पर क्यों नहीं है, विपक्ष आखिर अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहा। एक के बाद एक अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो सीधे तौर पर अपराध का गढ़ बनता जा रहा था, लेकिन अब विपक्ष की नींद खुली है। विपक्ष ने अब यह ठाना है कि हम सरकार को घेरेंगे, तो सीधे तौर पर एएनवी न्यूज की मुहिम रंग लाई है और अपराधों के खिलाफ अब विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ को पहले एक शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन अब प्रदेश में नशे का कारोबार, हत्याओं का दौर, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार के पहले साल में छत्तीसगढ़ में 2500 यानी कि करीब 2500 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई। दूसरे साल में करीब 1500 बलात्कार की घटनाएं दर्ज हो गई हैं। इनमें करीब 56% बच्चियां नाबालिग बताई जा रही हैं। अब जय स्तंभ चौक में खुलेआम व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की सक्रियता को देखकर गृह मंत्री ने पत्रकार वार्ता भी बुला ली। सफाई देते हुए सारा दोष बीजेपी पर यानी विपक्ष पर मढ़ दिया, जिसे लेकर अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अब मोर्चा संभाला है और धरना प्रदर्शन के साथ ही गृह मंत्री के निवास के घेराव की भी अब बात कही जा रही है। अपनी जिम्मेदारी से सीधे तौर पर सरकार पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और ये कह रही है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वो विपक्ष की वजह से, बीजेपी की वजह से। रायपुर लिए चलेंगे, पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, एएनवी न्यूज लगातार ये दिखा रहा था कि अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। विपक्ष को भी हमने जगाने का काम किया, हालांकि अब विपक्ष की नींद खुली है। प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा। विपक्ष को लेकर सवाल करते रहा है और लगातार जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते गए हैं उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक अहम बैठक आयोजित कर प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके उनके निवास का घेराव करने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें, पिछले 22 महीने में छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार की घटनाएं हुई है, लगभग 4000 के आसपास बलात्कार की घटनाएं हुई है, जिसमें 56% नाबालिग बच्चियां थी। उसमें भी अभी कई आरोपी जो है वो फरार है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चाहे वो हत्या की बात की जाए, नशे कारोबार की बात की जाए, तो लगातार छत्तीसगढ़ में ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक होती नजर आ रही है। इसी चलते 20 अक्टूबर मंगलवार के प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन की रणनीति बनाई गई भाजपा द्वारा। लेकिन गृह मंत्री प्रेस वार्ता करके तो बड़ा ही हास्यास्पद बयान दे देते हैं। कहते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है प्रदेश में, जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो विपक्ष की देन है, ये तो बीजेपी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में आप क्यों सिंहासन पर बैठे हैं? इसके पहले भी बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी गृह मंत्री बने, तो ये कहा जाता था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना के बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन इस बार ओबीसी वर्ग से बनाया गया है। उसके बाद भी जो पुलिसिंग होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो छत्तीसगढ़ में कहीं नजर नहीं आ रही है। लगातार साइबर क्राइम की बात की जाए तो IAS IPS के बाद मंत्री तक को जिस साइबर कफे पे का शिकार हो चुके हैं, तो उसमें पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई अपराधियों तक पहुंचने में। और जो लूट और हत्या है, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा नशे का गढ़ बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं मुंबई के बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई थी छत्तीसगढ़ पे भी, तो सबसे बड़ा एक 10 तरह से छत्तीसगढ़ में पकड़ा, जिसमें कई अहम बड़े करोड़पति उद्योगपतियों के बच्चों के नाम आए हैं। लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पुर्गी करके जो ड्रग पैडलर है सिर्फ उन पर कार्रवाई की है, लेकिन सफेद पोस्ट से जुड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई है पुलिस। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस भी कार्रवाई करने में नाकाम साबित होती है। विपक्ष की भी भूमिका इसलिए संदेह के घेरे में आ जाती है पवन, क्योंकि उपचुनाव में विपक्ष जो है बिजी हो गया। वहाँ पर अपनी सियासी ज़मीन तैयार करने के लिए विपक्ष जो है कुछ कर रहा है, लेकिन जो लगातार अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर विपक्ष जो है सड़क पर नहीं था। इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि विपक्ष को जागना होगा, विपक्ष को अपनी नींद खोलनी होगी। जैसे कि जब सत्ता पक्ष में थी बीजेपी और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अदा कर रही थी, कांग्रेस कई मोर्चों पर हमने बताया कि किस तरह से
सड़क पर थी। भूपेश बघेल को किस तरह से लाठियों का सामना करना पड़ा, पुलिस की बर्बरता देखने को मिलती थी और जेल तक जाना पड़ा उन्हें कई मामलों में। ऐसे में सीधे तौर पर यह देखना होगा कि विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी क्या उसी आक्रामक रुख के साथ प्रदर्शन करती है। और ऐसे में जब ऐलान कर दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से गृह मंत्री के आवास के घेराव की, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? गृह मंत्री के निवास की घेराव की घोषणा की गई, तो ये देखने में मिला है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, चाहे सीएम हाउस का घेराव हो या मंत्री बंगलों का घेराव, तो पुलिस लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी जाती है और आंदोलन स्थल से ही पुलिस की व्यवस्था जो होती है। और सबसे अहम बात ये होती है कि चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब किसी मंत्री या विधायक का घेराव करती है तो वो घेराव नहीं करते, लेकिन उसके पहले पुलिस ही चारों तरफ से बैरिकेड करके बंगला का घेराव करती रहती है। और सबसे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री का जो बयान आता है इसकी घटनाएं होते रहती है, इसकी समीक्षा की जा रही है और भाजपा शासन से कम घटनाएं हुई है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाओं की बात की जाए, पूर्व रमन सिंह सरकार से ज्यादा जो है बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ चुकी है। वही पवन, वही सवाल कि क्यों आप अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, क्यों आप सीधे तौर पर जनता के सवालों के जवाबों से भाग रहे हैं? क्या आपको आंकड़े नजर नहीं आते? क्या आपको ये घटनाएं नजर नहीं आती? ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो लगातार ये दिखा रहे हैं आपको आईने के तौर पर कि आप जब विपक्ष में थे तो क्या वादे करके आए थे और क्या स्थिति है प्रदेश की। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और ये विपक्ष जो हुंकार भर रहा है, ये कितने बजे का कार्यक्रम तय किया गया है? जो सुनिए, अभी राजधानी रायपुर में बड़ा आयोजन की तैयारी की है भाजपा द्वारा। इसके पूरे प्रदेश भर में आयोजन की तैयारी की जाएगी। और सबसे पहली बात की जाए पुलिसिंग की, तो आज भी छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है। लेकिन लगातार जो SI है, सिपाहियों की जो भर्ती है पिछले 1.5 सालों से लटकी हुई है, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। भर्तियां किसी का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि प्रदेश का नौजवान तैयार है, वो प्रदेश की सुरक्षा के लिए तमाम बेटियां, उनके लिए जो रास्ते खोले गए थे वो सारी व्यवस्थाएं लटकी और अटकी पड़ी हुई हैं, इस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं चुनाव होगा तो वहां पर पूरा सरकार का जत्था वहां पहुंच जाएगा। तमाम पार्टियों के लोग वहां पर डेरा डाल देते हैं, वहां से हटने का नाम नहीं लेते क्योंकि वहां पर सियासत करनी। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं है। अभी देखना ये होगा सीधे तौर पर पवन कि जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, जो हुंकार भरेगा, उसकी धमक, उसकी हनक कहां तक पहुंचती है। क्या वाकई में कारगर साबित होगा आज का ये घेराव, आज का ये प्रदर्शन विपक्ष का? ये देखना लाजमी है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र की बात होगी। महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से कई जिले प्रभावित हुए हैं। आपको ये बता दें कि इन जिलों के प्रभावित होने के साथ ही किसान जो है बर्बादी की कगार पर आ गया है। किसान बेमौसम बरसात के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 20 और 21 अक्टूबर को मानसून जोरदार करवट बदल सकता है। और इसके लिए आपको बता दें कि NDRF की करीब 12 टुकड़ियां अलग अलग जिलों में तैनात की जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ ही आपको बता दें कि कोल्हापुर और सोलापुर में किसानों की समस्याएं सुनने के लिए जाएंगे। तो वहीं NCP प्रमुख शरद पवार भी बरसात में हुए नुकसान का दौरा करेंगे और जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा भी करेंगे। बरसात में तबाह हुए किसानों को मुख्यमंत्री जहां आश्वासन देने जा रहे हैं, तो वहीं NCP प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र का दौरा शुरू भी कर दिया है। शरद पवार ने सांगली, कोल्हापुर के किसानों से मुलाकात की और जिले में हुई बारिश से तबाही का जायजा वो लगातार लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर किसान बदहाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ठाना है कि किसान से वो मिलेंगे, किसान की समस्याएं सुनेंगे और जल्द से जल्द किसानों के जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा। लेकिन ये खतरा, ये चिंताएं कम नहीं हुई हैं किसानों की, क्योंकि सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि मौसम विभाग ने ये कह दिया है कि 20 और 21 अक्टूबर को मानसून जोरदार करवट ले सकता है। फिर से भारी बारिश हो सकती है और उसके बाद हालात और खराब हो सकते हैं। मुंबई लिए चलेंगे। मुरारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। मुरारी, सीधे तौर पर किसान तो बर्बाद हो चुका है, ये बेमौसम बारिश जो हुई, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि 20 और 21 को भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सरकार क्या कुछ जिम्मेदारी निभा रही है?
जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहना है। मौसम विभाग ने 20 और 21 तारीख को अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में जो है तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस गंभीरता से लेते हुए 12 टुकड़ियां महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना कर दी है। अगर मुंबई की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है चहल, उनसे भी जो है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बातचीत की है ताकि मुंबई में अगर कोई घटना बरसात की वजह से होती है तो उसके लिए सारी यंत्रणा तैयार किया जाए। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो ये दोहरी जो है बरसात किसानों के लिए बेमौसम उनके फसल बर्बाद कर दी है और काफी बेहाल हो चुके हैं किसान। जी, चौतरफा घिरता नजर आ रहा है देश का अन्नदाता। एक तरफ बारिश होती नहीं तब फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि बारिश नहीं होती है, सूखे की चपेट में फसल आ जाती है। लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो बेमौसम बारिश उस फसल को सीधे तौर पर बर्बाद कर देती है। ऐसे में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है अन्नदाता पर। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस तरीके के हालातों से निपटने की राज्य सरकार कितनी अपडेट, कितनी तैयार। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे की बात आ रही है कि वो प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करेंगे और शरद पवार तो निकल भी चुके हैं। मुरारी जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कल ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकल चुके हैं। कल जहां वो सांगली और कोल्हापुर का दौरा किए, वहीं आज और महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा करेंगे। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज उन तमाम बाढ़ पीड़ितों से और जो किसान बर्बाद हुए हैं जिनके फसल उन इलाकों में, खास करके सांगली, कोल्हापुर, सतारा, इन इलाकों में, अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पनवेल में, इन इलाकों में जो तबाही पिछले 2-3 दिनों में हुई है, खास करके उन इलाकों में जहां धान की काफी अच्छी फसल होती थी, उनकी फसल पूरी तैयार थी, 2 से 1 दिन में उसकी कटाई होनी थी और उससे पहले ही मौसम ने जिस तरीके से करवट फेरा है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, कई जिले के किसान बर्बाद हो चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार जहां आज दौरा करने के लिए जा रही है, वहीं एनसीपी प्रमुख महाराष्ट्र का दौरा शुरू किए हैं। कल जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख ने कहा कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और तत्काल उन किसानों को राहत पहुंचाएंगे। जी, लेकिन सवाल वही कि आप दौरा कर रहे हैं, आप स्थिति को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, आप किसान के दर्द और पीड़ा को अगर वहां जमीनी स्तर पर पहुंचकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से राहत का ऐलान क्यों नहीं? क्यों आप कहते हैं कि चर्चा होगी उसके बाद देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ें करनी चाहिए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, क्योंकि उनका सपोर्ट है, उनका समर्थन है सरकार को इस बार, और उनके समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। लगता नहीं कि तत्काल प्रभाव से किसान के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उनको ऐलान करना चाहिए? जी सुनील, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद एक किसान होने का दावा करते हैं, समय समय पर किसानों की आवाज बनने की बात करते हैं, नए किसान बिल का लगातार किसानों का हमदर्द बनकर विरोध करते हैं। तो सवाल जरूर उठता है कि आप इतने बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में एक नई राजनीति के तहत सरकार चला रहे हैं, तो आखिर जो ये आपदा आई है, इन आपदा में बर्बाद हुए उन किसानों के मुआवजे का ऐलान आखिर क्यों नहीं करती है? 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 दिन के अंदर कल या परसों जो स्थिति होने वाली है, मौसम विभाग ने बताया है कि काफी इलाके बरसात से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन इलाकों में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनके बांध मजबूत नहीं है, कौन से इलाके के पानी किस इलाके में घुसते हैं, क्या उनके लिए कोई डैम बनाने की बात हो? क्योंकि हर साल इस तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से किसानों के प्रति कोई हमदर्दी दिखाती है और जब उसकी जमीनी स्तर की बात करें तो धाक के 3 पात रहते हैं और इसी तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये ऐसा नहीं कि ये सब सारी चीज़ें इन्हीं तमाम तैयारियों के लिए, इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए, चाहे मौसम विभाग पहले से अलर्ट कर देता हो या फिर आपको जिम्मेदारी अगर दी जाती हो, तो इनके लिए खाका भी तैयार नहीं किया जाता और फिर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हालात विकराल हो जाते हैं जब तेज भारी बारिश होती है, तो उसके साथ साथ किसानों की फसल सीधे तौर पर मुरारी बर्बाद हो जाती है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों फौरी तौर पर अन्नदाता को राहत देने का काम नहीं किया जाता?
देखिए, इसे लेकर समय समय पर किसानों द्वारा आंदोलन भी किया जाता है, जगह जगह पर उनके प्रदर्शन भी किए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महागठबंधन की सरकार है। इसमें ज्यादातर जो मैं जमीनी स्तर पर यहाँ देख पाता हूँ कि जो कांग्रेस के विधायक है या कांग्रेस के मंत्री वो अपने इलाके में काम करना चाहते हैं, जो शिवसेना के लोग हैं वो अपने इलाके में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए है। कांग्रेस को एक बार जमीन मिली है तो वो उसे चमकाने में यहाँ पर अपने इलाके में लगी है। अब जहां पर उनके नेता नहीं है, उन इलाकों की स्थिति अगर कहें तो आज पिछले 2-3 सालों की बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफी खराब हुई है, क्योंकि तिकड़ी राजनीति के चलते इसका खामियाजा मुंबई कर सहित महाराष्ट्र के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी, ये रवैया बदलना होगा मुरारी। अगर इसी तरीके के हालात रहेंगे तो फिर से आपको, क्योंकि अस्थायी तौर पर हैं आप 5 साल के लिए हैं, 5 साल बाद फिर आपको वहीं बैठना पड़ेगा जहां से किसान ने उठाकर आपको वहां बैठाया है। तो ये चीज़ें तो बदलनी होंगी और हर एक राजनीतिक दल को, हर एक सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन जब कहीं संकट की घड़ी अन्नदाता के सामने आ जाती है, अन्नदाता कभी आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, अन्नदाता कभी आपके खिलाफ जो है उस तरीके के आंदोलन नहीं करता, लेकिन जब उसके खुद परिवार पर बनाती है तो वो ज़रूर सड़क पर निकलता है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर आप तत्परता से कार्रवाई नहीं करेंगे और सीधे तौर पर उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आक्रोश देखने को जरूर मिलता है। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।